राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो ये हमारी 7वीं क्लास है, 7वीं नहीं 8वीं क्लास है। 7 क्लासें हमने देख लिया है, 8वीं क्लास है और हमने अलंकार पे ब्रेक किया था। इस वीडियो में हमें अलंकार देखना है। तो चलिए अलंकार शुरू करते हैं। शॉर्ट में अलंकार दिया गया है। सबसे पहले है यमक। यमक में क्या होता है कि जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे केकी रव की नुपुर धुनी सुनी, जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ जगती शब्द की आवृत्ति में यमक है, प्रथम जगती क्रिया है और द्वितीय जगती पृथ्वी का पर्याय है। तो जहाँ एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में एक से अधिक बार प्रयोग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। इसके बाद है श्लेष अलंकार। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों वहाँ श्लेषालंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों वहाँ श्लेषालंकार होता है। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो गया, वहाँ श्लेष अलंकार हो गया। इसके बाद है वक्रोक्ति। जहाँ श्लेष अथवा काकू कंठ ध्वनि को बदलकर, जहाँ श्लेष अथवा काकू से कहने वाले के कथन का सुनने वाले दूसरा ही अर्थ करे वहाँ वक्रोक्ति होता है। मतलब कि जब कहने वाला बात कुछ और कह रहा है और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और ही ग्रहण करे तो वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति होता है। जैसे कि जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। यहाँ द्वितीय पंक्ति में काकू वक्रोक्ति काकू द्वारा नहीं टाल सकते हैं, यहाँ अर्थ होता है। इसके बाद है उपमा। उपमा में जहाँ किसी प्रकार की समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान कही जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले है उपमेय। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान। किसी वस्तु के लिए जिस वस्तु की समता दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म। जिस विशेषता के कारण उपमेय और उपमान में समता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। चौथा है वाचक। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता सूचित होती है वो वाचक कहलाता है। जैसे सा, इव, तुल्य, लव, सदृश, सम, ज्यों, जैसे, जिमी, समान, इमी आदि। अब उदाहरण देख लीजिए उपमा अलंकार का। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन उपमेय, परिवार पात, उपमान सरिस, वाचक डोला सरिस। यहाँ मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक है और डोला साधारण धर्म है। तो पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है, उपमेय है। पीपर पात क्या है, उपमान है। सरिस क्या है, वाचक है। डोला क्या है, साधारण धर्म है। इसके बाद अब आता है रूपक अलंकार। इसमें दिया है कि उपमेय में उपमान का आरोप रूपक कहलाता है। जैसे रोमावली की सरल सैया में, अर्थात रोमावली रूपी सरसैया। तो उपमेय में उपमान का जहाँ आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार है। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान है। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुकमौन, सोचता ये अन्य सुख कौन। तो ध्यान रखेंगे इसे। नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाढ़िम का समझ के भांति से,
देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता ये अन्य सुख कौन। यह उर्मिला की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े हुए सुख का भ्रम घर के पाले हुए सुख को हो रहा है। इसके बाद संदेह अलंकार है। यहाँ सत्यासत्य का ठीक निश्चय न होने के कारण उपमेय का उपमान के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे विरह अथवा वरदान, यहाँ कौन सा अलंकार है? संदेश अलंकार है। विरह अथवा वरदान, यहाँ विरह और वरदान में निश्चय नहीं हो पाता, अतः संदेहालंकार है। भ्रांतिमान और संदेह में यह अंतर है कि भ्रांतिमान में भ्रम को सत्य मान लिया जाता है, जबकि संदेह में सत्यासत्य का निश्चय नहीं हो पाता। इसके बाद उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जहाँ उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मानहु, जानहु, इव, खलु आदि। तो जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। जैसे एक पंक्ति है, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। तो मानो मनु आ गया ना, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर है अतिशयोक्ति, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की प्रशंसा की जाए, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जैसे लसत सुर सायक धनुधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में एक ही साधारण धर्म विभिन्न शब्दों से कहा जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। यहाँ पहला उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य है, और दोनों में शोभना यह एक साधारण धर्म लसत और सोहत इन दो शब्दों से कहा गया है, अतः प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। इसके बाद है दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कहाँ होता है दृष्टांत अलंकार? जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। यहाँ एक म्यान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है, जैसे एक पुरुष का दो नारियों पर अनुरक्त रहना। इस प्रकार यहाँ दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद निदर्शना है, जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपासना के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जहाँ दो पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उपमान के द्वारा उनके संबंध की कल्पना की जाए, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जैसे मैं मृग मीन मृणालन की छवि दास उन्हीं अखियानों में देखियो। यहाँ मृग मीन आदि उपमानों की छवि का आँखों में आरोप किया गया है, अतः यहाँ निदर्शना अलंकार है। इसके बाद है समासोक्ति, जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से ही अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जहाँ समान विशेषणों के द्वारा प्रस्तुत से ही अप्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति। उदाहरण देख सकते हैं, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष्ण देह लता कुम्हलाई,
विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। चांदनी के इस प्रस्तुत वर्णन से विशेषणों की समानता के कारण पांडु वर्ण छिनकाए किसी कोमल नारी की प्रतीति होती है, अतः यहाँ पे समासोक्ति अलंकार है। इसके बाद विभावना है। कारण और कार्य के संबंध में चमत्कार पूर्ण कल्पना, अर्थात कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना पैर के चले बिना कान के सुने, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसके बाद है विरोधाभास। यहाँ दिया है कि दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध की प्रतीति हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मूक गिरिवर के मुखरित ज्ञान, यहाँ मूक गिरिवर के ज्ञान को मुखरित कहने में विरोधाभास है। इसके बाद विशेषोक्ति अलंकार है। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार है। जैसे अब छूटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा। यहाँ छुड़ाने पर भी रंग के नहीं छूटने में कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव है। तो जब कारण के होते हुए भी कार्य का अभाव होगा तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद असंगति अलंकार है। कारण कहीं अन्य और कार्य कहीं अन्यत्र हो तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। तो कारण कहीं अन्यत्र और कार्य कहीं अन्यत्र हो, वहाँ असंगति अलंकार। जैसे मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। यहाँ उलझन में पड़ा है कोई और अलके बिखरी हैं किसी दूसरे की। मदिरा भी पी किसने और स्वरूप चढ़ा किसी और पे, अतः यहाँ असंगति अलंकार है। इसके बाद आता है अर्थांतर न्यास अलंकार। यदि सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पूर्वार्धगत सामान्य अर्थ है कुसंगति अच्छी प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उत्तरार्ध के विशेष अर्थ से उसका समर्थन है। सर्प लिपटे रहते हैं पर चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसके बाद है अन्योक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा। यदि अप्रस्तुत उपमान के वर्णन से प्रस्तुत की प्रतीति हो तो वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यहाँ अप्रस्तुत सर्प के विशेष वर्णन से प्रस्तुत में यह सामान्य अर्थ की प्रतीति होती है कि शक्ति संपन्न पुरुष को ही क्षमा शोभा देती है, शक्तिहीन को नहीं। इसके बाद है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार जहाँ पहले सामान्य वाक्य कहा जाता है और उसको स्पष्ट करने के लिए अंग रूप दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे ज्यों जैसे जिमी इसके वाचक शब्द हैं। अगर ज्यों आ गया, जिमी आ गया, जैसे आ गया किसी पंक्ति में तो वहाँ उदाहरण अलंकार होगा। ये वाचक शब्द हैं उदाहरण के। उदाहरण देख लीजिए। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। इसके बाद है अतियुक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ा के मिथ्यापूर्वक वर्णन किया जाए, वहाँ अतियुक्ति अलंकार होता है। जैसे भूषण भार संभारहि क्यों यह तनु सुकुमार, सूधे पाय न धर परत शोभा ही के भार। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति में मात्रा का या तारतमिक अंतर होता है।
अतिशयोक्ति में जहाँ मिथ्यापूर्ण वर्णन होता है वहाँ अतियुक्ति में अत्यंत मिथ्यापूर्ण होता है। अब आता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र हमारा वहीं पे हुआ समाप्त। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में देखेंगे सबसे पहले प्लेटो हैं। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। लोंजाइनस का समय प्रथम या तृतीय शताब्दी ईस्वी। विलियम वर्ड्सवर्थ का समय 1770 ईस्वी। सैमुअल टेलर कॉलरिज का समय 1772 ईस्वी। क्रोचे का समय 1866 ईस्वी। इलियट का समय 1888 ईस्वी। रिचर्ड का समय 1893 ईस्वी। तो इन पाश्चात्य विद्वानों का डेट याद रखिएगा। प्लेटो 427, अरस्तु 384, लोंजाइनस प्रथम या तृतीय शताब्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770, कॉलरिज 1772, क्रोचे 1866, इलियट 1888, रिचर्ड 1893। इसके बाद आलोचक हैं, उनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले प्लेटो हैं। प्लेटो की रचनाएं देख लीजिए। इयोन है, सिम्पोसियोन है, पोलितेइया है, फ़ेदरस है, नोमोई है, लॉज है, रिपब्लिक है। तो इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फ़ेदरस, नोमोई, लॉज और रिपब्लिक ये प्लेटो की रचनाएं हैं। इसके बाद अरस्तु की रचना देख लीजिए। इनकी है तेखनेस रिपोतिरिकेस और पेरिपोइतिकेस। तो अरस्तु की रचना है तेखनेस रितोरिकेस और पेरिपोइतिकेस। इसके बाद लोंजाइनस है, इनकी रचना है पेरिप्सुस। वर्ड्सवर्थ, इनकी रचना है लिरिकल बैलेट्स की भूमिका लिखे हैं वर्ड्सवर्थ। प्लेटो ने लिखा है इयोन, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फ़ेदरस, नोमोई, लॉज और रिपब्लिक, जिसमें से इयोन और रिपब्लिक और सिम्पोसियन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटो का। अरस्तु ने लिखा है तेखनेत रितोरिकेस और पेरिपोइतिकेस। पेरिपोइतिकेस इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोंजाइनस का पेरिप्सुस बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की भूमिका लिखी है। कॉलरिज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसका डेट भी पूछा जाता है 1817 ईस्वी। इसके बाद द फ्रेंड है, एड्स टू रिफ्लेक्शन है, चर्च एंड स्टेट है, कन्फेशंस ऑफ इनक्वायरिटी स्पिरिट है। तो ये कॉलरिज की रचनाएं हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट। इसके बाद क्रोचे। क्रोचे का है एस्थेटिक। क्रोचे ने क्या लिखा है? एस्थेटिक। रिचर्ड्स का देख लीजिए, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक लिखा है इन्होंने। द मीनिंग ऑफ मीनिंग लिखा है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है। साइंस एंड पोइट्री लिखा है। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक लिखा है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन लिखा है। बियोड लिखा है। एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल डेफिनेशन, बेसिक रूल्स ऑफ रिवीजन, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, द स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, पोइट्रीज, देयर मीडिया एंड्स। तो रिचर्ड्स की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक महत्वपूर्ण है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग महत्वपूर्ण है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, बियोड, एक्सपेरिमेंट्स, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, द स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, पोइट्रीज, देयर मीडिया एंड्स। इसके बाद इलियट आते हैं। इलियट ने लिखा है द सेक्रेड वुड, बहुत इंपॉर्टेंट है इलियट का। इसके बाद लिखा है सेलेक्टेड एसेज। इसके बाद लिखा है एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न। इसके बाद होम्स टू डाइडन, एलिजाबेथियन एसेज इलियट का बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी इलियट का बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, इलियट।
इसके बाद है प्लेटो का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था एथेंस में। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कौन कहता है? प्लेटो कहते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, प्लेटो कहते हैं। इसके बाद है कि आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की? तो आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात प्लेटो ने ही की। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? तो प्रत्यय जगत को प्लेटो ने यथार्थ माना है। इसके बाद है कि वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है, कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। ये मत किसका है? तो ये प्लेटो का मत है कि वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है, ये प्लेटो कहते हैं। इसके बाद है कि कला अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसे है? तो कला अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को है। कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्या तत्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना है? प्लेटो ने माना है। कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष है तो कलागत सर्जनशीलता की अवहेलना है। प्लेटो ने काव्य हेतु किसे माना है? तो ईश्वरीय उन्माद दैवीय प्रेरणा को प्लेटो ने काव्य हेतु माना है। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं? प्रत्ययवादी हैं। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण कैसा है? तो विधेयात्मक या मानकीय है। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा है? तो उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, कौन कौन? तो अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र। अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र। प्लेटो का जो ग्रंथ है इयोन किससे संबंधित है? तो प्लेटो का ग्रंथ इयोन नाट्य शास्त्र से संबंधित है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य निर्माण है। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो मकदूनिया के स्तागिरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ध्यान देंगे, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। इसके बाद है कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है। ये मत किसका है? अरस्तु का है ये मत कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? तो दुखांतक या त्रासदी का विवेचन किया है। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तो 3 हैं, माध्यम, विषय और पद्धति। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों को उचित विवेचन करे। दुखांतक त्रासदी की ये परिभाषा किसने दी? अरस्तु ने दिया है। तो प्लेटो के बाद अब अरस्तु आ गए। अब अरस्तु को हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे ब्रेक करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक, 2 क्लासें होंगी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र खत्म, फिर हम आ जाएंगे आदिकाल पे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। आप लोग तैयार करते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।